हेलो एंड वेलकम टू IYF एजुकेशन एंड इनिशिएटिव बाय इंडियन यूथ फाउंडेशन। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की बुक समकालीन विश्व में राजनीति का अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6 चैप्टर। जी हाँ, इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है 12th के CBSE की सिलेबस के लिहाज से। सो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कौन कौन सी एजेंसियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती हैं और किस तरीके से विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये हमेशा कार्य करती रहती है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो कल्पना थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखी गई। इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जो विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया। यानी कि भविष्य में ऐसा कोई युद्ध ना हो जिससे पूरी दुनिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। इसी वजह से इस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मुहिम चलाई गई। चलिए शुरू करते हैं कुछ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका नाम है पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, USA में। और इसके सदस्य देश जो थे, यानी शुरुआत में 50 सदस्य देश थे, वर्तमान में अब 194 सदस्य देश हैं। यानी कि जब इसकी स्थापना की, जब इस 24 अक्टूबर 1945 में इस पे जो सदस्य देश थे, शुरुआती सदस्य देश 50 सदस्य देश थे। यानी कि 50 के 50 सदस्य देशों ने एक साथ हस्ताक्षर कर इसकी सदस्यता ली थी। धीरे धीरे इसमें देश जो थे, सदस्य देश जुड़ते गए और अब वर्तमान समय में इसमें 194 सदस्य देश शामिल हो चुके हैं। और इसका जो UNO का जो महासचिव है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है, वो है एंटोनियो गुटेरेस, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को पदभार संभाला था। और उससे पहले, यानी एंटोनियो गुटेरेस से पहले के जो महासचिव थे वो थे दक्षिण कोरिया के बान की मून। और एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, ये है पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरेस, जिन्होंने कार्यभार संभाला था 1 जनवरी 2017 से। और ये अगले 10 वर्षों के तक नियुक्त रहेंगे। इन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा, यानी इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है? रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी, चीनी और इंग्लिश। यानी कि ये इनकी ऑफिशियल भाषा है, जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो ऑफिशियली जो लैंग्वेज है जिनका प्रयोग किया जाता है, वो इन 6 भाषाओं का उपयोग किया जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था, उस संगठन का बनाने का उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सीधा था कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं उनका निपटारा करना। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कहने का मतलब है जो एक देश से दूसरे देशों के बीच झगड़े होते हैं, ऐसे झगड़े जिसमें सीमाओं का जो झगड़ा हो जाता है, बाउंड्री लाइन का जो झगड़ा हो जाता है, उनके निपटारे के लिए निपटारा करना वाद विवाद तरीके से, ठीक, बिना हथियारों के। राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, यानी जो एक से अधिक जो राष्ट्र हैं, जो विभिन्न राष्ट्र हैं, उनके बीच परस्पर सहयोग की भावना को जागृत करना कि भाई आप अपना विकास जो है वो सहयोग के माध्यम से कर सकते हैं, ना कि युद्ध करके। झगड़ों का शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना, यानी कि जो भी झगड़े हैं, आपसी क्षेत्रीय झगड़े हों या अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हों, उनको शांतिपूर्वक एक सभा, एक मंच के माध्यम से उसको सुलझाना। चौथा, आर्थिक विकास में मदद करना, यानी कि विकसित देश जो हैं वो विकासशील देशों की आर्थिक विकास में मदद करते हैं। उनमें अपने औद्योगिक क्षेत्रों को माफ़ कीजिए, उनमें अपने कंपनियों को इस्टेब्लिश करके FDI कई तरह के उद्यम लगाकर उनके वहाँ पर उनकी आर्थिक मदद करने का मदद करते हैं। संधियाँ करना, यानी कि जो देश हैं वो आपस में कुछ संधियाँ, कुछ करार, समझौते करते हैं जिनसे उनकी जो मित्रता है वो बनी रहती है। तो इन माध्यमों से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो विश्व में शांति बनाने का प्रयास करता है। अब देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था उसके पीछे एक इतिहास था। यानी कि उससे पहले भी एक संगठन था जिसको लीग ऑफ नेशन कहा गया था। एक्चुअली ये क्या था कि लीग ऑफ नेशन जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ये समाप्त हुआ, तो जो प्रथम विश्व युद्ध में जो विजयी देश थे, उन्होंने एक संगठन बनाया, एक लीग ऑफ नेशन बनाई, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में शामिल देश ही थे
शामिल देश को रखा गया और इसमें यह दलील दी गई कि प्रथम विश्व युद्ध जैसा अन्य कोई विश्व युद्ध ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए हमने ये लीग ऑफ नेशन बनाई। ठीक, लेकिन जो क्या था, लीग ऑफ नेशन जो था वो इस द्वितीय विश्व युद्ध यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसको ये रोकने में असफल रहा, यानी ये उसके प्रभाव को कम नहीं कर सका, जिस वजह से क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन सफल नहीं हो पाया। और इसकी उत्तराधिकारी में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इसी के उत्तराधिकारी ने इसी के इसका स्वरूप को बदलकर, परिणाम को बदलकर इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया। लीग ऑफ नेशन की असफलता के कारण क्या थे कि यह संगठन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में की गई। तो लीग ऑफ नेशन असफल इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें जो लीग ऑफ नेशन में जो वर्चस्व चलता था वो यूरोपीय देशों के प्रथम विश्व युद्ध में जीते गए देशों का ही था, यानी कि इसमें जर्मनी जो थे उस पर काफ़ी अत्याचार किया गया था, यानी कि उस पर काफ़ी पाबंदियाँ लगा दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी लॉस हुआ, जितना भी हानि हुई, उन सब का जुर्माना जर्मनी से लिया गया, जिसकी वजह से जर्मनी को बदला लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध करना पड़ा, अपनी इन अपमानों का बदला लेने के लिए। तो ये तो था अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ का इतिहास। अब देखिए, अब यूएनओ के बनने का प्रोसेस क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने का प्रक्रिया क्या रही कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति का माहौल समाप्त करने हेतु विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक संगठन निर्माण किया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा गया। यानी विश्व जो था प्रथम और दो विश्व युद्ध झेल चुका था, विश्व में इतनी अशांति फैली हुई थी, हर जगह युद्ध हो रहे थे। अब ऐसी स्थिति को, ऐसी माहौल को शांत करने के लिए कुछ देश आगे आए और उन्होंने एक ऐसे संगठन बनाने की मांग की जिसमें संपूर्ण राष्ट्र के देश, यानी संपूर्ण विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, देश है, वो इसके भागीदार होंगे और हम निरंतर युद्धों को टालकर शांति को बढ़ावा देंगे। अब इसके निर्माण के लिए सर्वप्रथम सम्मेलन अगस्त में हुआ 1944 में और ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था, जो वॉशिंगटन में है, यानी अमेरिका में ही इसकी सबसे पहले पहल हुई। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1949 को हुई। सबसे पहले सम्मेलन हुआ, इसका सम्मेलन चलते थे, चार्टर चलते थे, जिसमें 1944 में सबसे पहला सम्मेलन वॉशिंगटन के ऑक्स भवन में हुआ। यूनाइटेड नेशन के संस्थापक सदस्य देश की कुल संख्या 51 थी, यानी उस समय कितनी थी, 51 देश थे संस्थापक देश। यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सर्वप्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन का जो नाम था वो सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नामकरण किया था। इसका प्रधान मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्यों की संख्या वर्तमान में 193 है। अभी हाल ही में एक नया देश इसमें जुड़ा है जो दक्षिणी सूडान है, जो बहुत ही गरीब कंट्री है। अब ये संख्या मिलकर 194 हो चुकी है। अब देखिए, नए शामिल देशों में वर्ष 2002 में स्विट्ज़रलैंड 190वां, पूर्वी तिमोर 191वां, 2006 में मॉन्टेनिग्रो 192वां और 2011 में दक्षिणी सूडान 123वां सदस्य बना। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यालय की भाषाएं हैं, जबकि कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। यानी कि बोलचाल की जो कार्यकारी भाषाएं हैं वो है अंग्रेजी और फ्रेंच, और जो कार्यालय की जो भाषाएं हैं वो हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश। ये उनकी कार्यालय की भाषा है ऑफिस की। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली और उस पर श्वेत रंग के राष्ट्र संघ का प्रतीक बनाया हुआ है। यानी कि जो राष्ट्र संघ का एक अपना एक झंडा है, एक फ्लैग है, एक ध्वज है, जिसमें हल्की क्या है, भूमि जो है वो हल्की नीली रंग की है और उस पर श्वेत रंग के राष्ट्र संघ का प्रतीक बनाया गया है और उसके साइडों में जैतून की जो पत्तियां लगाई गई हैं। जैतून की पत्तियां कहने का मतलब है, जैतून की जो पत्तियां होती हैं वो है शांति का प्रतीक होती हैं, और जो बीच में जो पृथ्वी भूमि का जो हरी हल्की नीले रंग की बनाई गई है वो दिखाता है विश्व का एक शांति का प्रतीक बताता है। यह ध्वज प्रतीक है दो जैतून का वृत्ताकार शाखाओं जो ऊपर से खुली हैं और उसके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है, और यह ध्वज प्रतीक
को 7 दिसंबर 1946 को अनुमोदन हेतु भेजा गया और जिसे 20 अक्टूबर 1947 में अपना लिया गया। तो गाइज यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन अगर एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यूएनओ का जो झंडा था, ध्वज था, उसको कब एक्सेप्ट किया गया। वो था 20 अक्टूबर 1947 को। अब देखिए, अब हम इसमें देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, अब कोई भी एक संगठन बनाया जाता है तो उसकी कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसकी संरचना होती है जिसमें उसके अंग काम करते हैं, पार्ट होते हैं और उसी के हिसाब से वो संगठन कार्य करता है। तो इसके भी कुछ इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अंग हैं जिस तरीके से वो अपने हिसाब अपने अलग अलग अंगों के अनुसार काम करते हैं। जैसे इसका जो सबसे पहला जो अंग है वो है महासभा। यानी कि ये महासभा क्या है, इसमें प्रत्येक यानी जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का एक सदस्य यानी एक सीट होती है। यानी कि 193 मेंबर हैं टोटल, तो 193 सीट्स टोटल हुई। और इन सभी महासभा में ये क्या है, एक वाद विवाद का मंच है, बहस का मंच है, जहाँ सभी देश आकर अपनी अपनी समस्याओं को वाद विवाद के अनुसार मंच इस पर बहस करते हैं। जैसे भी हाल ही में जब पाकिस्तान ने हमारे जम्मू कश्मीर पीओके एरिया पर हमले किए, काफ़ी सारे अटैक किया, पुलवामा हमला किया, तो तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मामले को यूएनओ की महासभा में भी बहुत पुरजोर से इसको समर्थन किया, उसको उठाया। तो इसी तरीके से जो आपके जो अन्य देशों के साथ जो समस्याएं हैं जिनको आप युद्ध करके नहीं सुलझा सकते, उनको आप इस महासभा में बहस कर उसका अनुमोदन करते हो। अगला है सुरक्षा परिषद। ये एक सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें 5 सदस्य स्थायी मेंबर होते हैं सुरक्षा परिषद का। और इसमें ये जो सुरक्षा परिषद है, जो भी फैसला होता है, जिस भी मुद्दे पर जो भी निर्णय होता है, अंतिम निर्णय वो इसी सुरक्षा परिषद का होता है। अब देखिए, आर्थिक सामाजिक परिषद। अब ये क्या है, आर्थिक सामाजिक परिषद ये एक प्रकार का 1954 में इसकी बैठक होती है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी आर्थिक सामाजिक परिषद की। और इसके हर वर्ष 2 सम्मेलन होते हैं, एक जुलाई में और एक नवंबर में। जुलाई में जेनेवा में होता है और नवंबर में न्यूयॉर्क में इसके सम्मेलन होते हैं। और इसमें जो सम्मेलन में जो पार्ट लेते हैं वो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यूनाइटेड नेशन चाइल्ड एजुकेशन फंक्शंस। तो अब इसमें फेडरेशन, इसमें क्या है कि ये दोनों ही इकोनॉमिक यानी आर्थिक और सामाजिक जो के विकास पर जोर देते हैं। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसमें जो सदस्य देश हैं वो 54 सदस्य देश हैं। ठीक, अब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड के हैग में है। और इसमें जजों की जो संख्या है वो 15 है। और ये जो जज हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की जो ज़रूरत होती है वो क्यों होती है, यानी कि शीत युद्ध के दौरान तो इसकी उतनी ज़रूरत नहीं दिखी थी। 1990-60 के दशक के बाद इसकी महत्वता अधिक बढ़ गई। वो इसलिए क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय यानी देश विदेश के जो भी आपसी मामले होते हैं वो हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से सुलझा सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हमारा जो भारत था, उसने जाधव जो एक केस चलता था, जो जासूस जिस पर आरोप लगा था कि वो भारतीय जासूस है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर कुछ जासूसी की, उनकी खुफिया विभागों से उनकी जासूसी करने का जाधव पर आरोप लगाया गया था। लेकिन और इसका जो आरोप लगाया गया था, लेकिन इसको चैलेंज हमने किया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जिसमें हमें जीत मिली और जो जाधव जी थे उनको बाइज्जत रिहा किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत ही एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें आप अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को, अंतर्राष्ट्रीय मसलों को आसानी से न्यायपूर्वक सुलझा सकते हैं। अब क्या है, अब अगला है न्यायशीता परिषद। अब ये क्या था, ट्रस्टशिप काउंसिल। अब इसमें क्या था कि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश थे जिनकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी या जिनको बहुत ही नुकसान हुआ था, उनको क्या किया गया था, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इसमें शामिल किया गया था, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मदद की गई थी। तो इसमें ऐसे 11 देश थे जिनकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ख़राब थी, जिनकी सामाजिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी, तो उनकी अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए बाकी देशों से, जो यूरोप के जो देश थे, उन्होंने इनकी मदद की थी। और ये 1994 से ये अब निरस्त कर दिया गया है, न्यायशीता परिषद को अब निरस्त कर दिया गया है। अब है अगला सचिवालय यानी इसका एक ऑफिस मुख्यालय
जो जो सारी जो महासभा होगी वो कहाँ बैठेगी, सचिवालय सेक्रेटेरिएट जिसको बोलते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। जो जहाँ यूएनओ का जो भी सचिवालय है वो हमारा यूएनओ अमेरिका के देश में ही, पूरा ये अमेरिका में ही इसका सारा मुख्यालय है। तो ये था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। अब हम इसमें देखेंगे स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। तो स्थायी सदस्य यानी सुरक्षा परिषद हमेशा के लिए चुने गए हैं। सुरक्षा जो काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, ये स्थायी सदस्यता में आते हैं और इनके पास वीटो की शक्ति होती है, यानी कि ये हर एक सदस्य के पास, यानी 5 मेंबर हैं तो सभी के पास एक एक वीटो की पावर होती है। अब इनकी संख्या 5 है, यानी टोटल मेंबर 5 होते हैं और वह सुरक्षा परिषद के सभी फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि जितने भी जो भी फैसला होता है वो इन्हीं 5 व्यक्तियों द्वारा लिया जाता है और सबकी पूर्ण सहमति के आधार पर ही ये फैसला लिया जाता है। यानी कि जितने भी जो भी फैसला होगा 5 सदस्यों की उस पर हामी होगी। अगर नहीं होगी, अगर किसी एक की भी, कोई भी एक मेंबर अगर इस पे अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, नहीं मना करता है, तो वो फैसला क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। सुरक्षा परिषद किसी के भी फैसले को रोक सकती है, यानी कि एक सुरक्षा परिषद क्या है, किसी भी फैसले पर रोक सकती हैं। इनमें बहुत पावर होती है वीटो पावर की। अब क्या है अस्थायी सदस्य, ये सुरक्षा परिषद में 2 साल के लिए चुने जाते हैं, यानी कि ये वो सदस्य हैं जो केवल 2 साल के लिए इनका चयन होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पे इनकी संख्या, मतलब इनकी जो जगह है वो चेंज होती है। इसके पास वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं होती, यानी कि बिना वीटो शक्ति के काम करते हैं और इनकी संख्या, टोटल संख्या कितनी है, 10 है और इनकी भूमिका स्थायी सदस्यों की तुलना में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये केवल और केवल क्या करते हैं, सजेशन देते हैं उन पर, उनको एक तरीके से राय, सलाह मशवरा देते हैं। ये सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को रोक नहीं सकते, यानी कि जो सुरक्षा परिषद का जो भी फैसला होता है वो अंतिम निर्णय स्थायी सदस्य जो है सुरक्षा परिषद के, उनका ही होता है। अब देखिए सुरक्षा परिषद के कार्य। अब जो इसमें अंग है, यूएनओ के जो अंग थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद के कार्य ये हमेशा एग्जाम में आता ही है। तो इसको अच्छे से समझ लेना कि सुरक्षा परिषद किसी भी मामले पर तुरंत कार्य कर सकती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के भंग होने का खतरा हो, यानी कि सुरक्षा परिषद डायरेक्ट उन पर नज़र रखती है जिनसे अंतर्राष्ट्रीय शांति पर खतरा हो या सुरक्षा को भंग करने का खतरा हो, ये उन पर तुरंत रिएक्ट करती है और उस पर फैसला सुनाती है। सुरक्षा परिषद विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले देश के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही कर सकती है। अब जो सुरक्षा परिषद है, अगर कोई भी विश्व शांति के लिए खतरा बनता है या युद्ध करने की नौबत आती है तो उसके लिए दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है। जैसे इराक ने कुवैत पे हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया और उसको समझाने बुझाने की तमाम कोशिशें जब नाकाम रही तो यूएनओ ने उस पर हमला करने के लिए बलपूर्वक कुवैत को आज़ाद कराने की अनुमति दी और उसको दंड भी दिया। सुरक्षा परिषद को विशिष्ट प्रदेशों की निगरानी का अधिकार भी है, यानी कि सुरक्षा परिषद ऐसे प्रदेशों की भी निगरानी करता है जो काफ़ी संवेदनशील होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो अरब कंट्री में अगर हम देखें, जो बगदादी है, सीरिया है, यहाँ पे निरंतर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो ये निगरानी के लिए इनको रखा जाता है कि कहीं कोई ऐसा घटना ना घट जाए जिनसे विश्व की शांति में निरंतर कुछ खलल पैदा हो सके। तो सुरक्षा परिषद ऐसी समस्याएं सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो मसला किसी एक देश न बल्कि संपूर्ण देश के लिए खतरा हो सकता है। सो थैंक यू गाइज। अगर ये इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने कलीग्स, अपने सहपाठियों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। IYF एजुकेशन इंडियन यूथ फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। इंडियन यूथ फाउंडेशन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। सो गाइस, आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं #द इंडियन यूथ फाउंडेशन।